आरपीएससी खुश नहीं है, सरकार भी खुश नहीं है, विद्यार्थी भी खुश नहीं है, पेपर बनाने वाला भी खुश नहीं है। अर्थात कोई भी जब खुश नहीं है, सभी दुखी है, तो फिर ये क्या हुआ? ये हंगामा कहां से बरपा? सवाल है सरकार के नियम का। सरकार ने नियम क्या बनाया कि विद्यार्थी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करेंगे वो फर्स्ट ग्रेड, प्रोफेसर और सेकंड ग्रेड में 40% अर्थात 100 में से 40 सवाल उन्हें करना अनिवार्य होगा। यहीं से ये हंगामा पैदा हुआ है। सवाल क्या है? विद्यार्थी मायूस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरपीएससी खुश है। आरपीएससी मायूस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर सेटर खुश है। पेपर सेटर मायूस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार खुश है। चारों तरफ ऐसी स्थिति है कि अब क्या किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, रूल्स जो बनते हैं, नियम जो बनते हैं, परिवर्तन जो आता है, उसके अनुसार समस्त संगठनों को, समस्त संस्थानों को उसके अनुसार ढलना पड़ता है। सरकार ने 40% का रूल्स बना करके आरपीएससी को दिया। आरपीएससी ने पेपर सेटर से कहा कि आप पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दें, और पेपर सेटर ने क्या किया? स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाया। पेपर सेटर आरपीएससी ने किसको चुना? जो यूपीएससी का पेपर बनाते थे। तो यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के कानों में, दोनों के मस्तिष्क में कोई बात सबसे ज्यादा खटक रही है, तो वो है कोचिंग उद्योग की। और इस भारत देश में इस समय सबसे बड़ा इंडस्ट्री कोई है, वो है कोचिंग इंडस्ट्री। तो आरपीएससी और यूपीएससी ने अपने पेपर का स्टैंडर्ड इतना हाई बना दिया कि हमारे प्रतियोगी विद्यार्थियों को कोचिंग वो दे नहीं पाई जो उन्हें मिलना चाहिए था। यहीं से ये हंगामा बरपा है कि राजनीति विज्ञान का पेपर आया 60 पेज का, और विद्यार्थियों को पेपर करने का जो प्रैक्टिस था, टेस्ट सीरीज जो बनती थी, वो ज्यादा से ज्यादा 25 पेपर तक तैयार विद्यार्थी सोच के गए थे। लेकिन जहां कोई विद्यार्थी 25 पेज का प्रैक्टिस करके जा रहा है और उसके हाथ में 60 पेज का पेपर आ जाता है, तो वहीं से वो घायल हो गया। अर्थात 225 में से 219 सीट खाली रह गई। ये है हंगामा बरपने का कारण। तो अब इस पर तो अपन कुछ नहीं कर सकते, आरपीएससी को बाध नहीं कर सकते, सरकार को मजबूर नहीं कर सकते। करना जो कुछ है वो उसी को है जो नौकरी चाहता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं बीएल मीना, आरएस टॉपर। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, अगले परिणामों में आप भी टॉप रैंक में आएंगे। लेकिन सवाल है, इस वीडियो को बड़े मन से, बड़े चित्त से, बड़े दिल से, बड़े दिमाग से समझना भी है। एक बार नहीं, अनेकों बार इस पर संशोधन करना है, रिसर्च करना है, डायरी बनानी है, इसी के अनुसार आपको आगे चलना है। तो देखिए, क्या नया आरपीएससी का नया नियम कठिन नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, आरपीएससी का नियम कठिन नहीं है। कोई भी आपसे ये कहे कि 100 में से 40 सवाल सही करने हैं, तो फिर आप बताओ, क्या ये नियम कठिन है? आप ही बताइए। कठिन नहीं है। कठिन क्या हुआ? एक सिस्टम कठिन हो गया था। और ये तकलीफ किसको आई थी, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस ये करेंगे, नियम कठिन नहीं है, इस नियम के अनुसार हमें कैसे पढ़ना है, इस नियम के अनुसार सीटों पर हमको कब्जा करना है, इस नियम के तहत रह करके हमको टॉप रैंक लानी है। ये 4 पॉइंटों पर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले आराम से समझ लीजिए, नियम कठिन नहीं है, अर्थात डरिए मत, जानिए कैसे। पहली बार
पहले दिमाग में सेट कर लो, नियम कठिन नहीं है। नियम कठिन इसलिए नहीं है कि 50% से भी कम है, तो नियम कठिन नहीं है। आप पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिव नहीं रह जाएं। तो देखिए 40% वाला नियम, इसमें डरना बिल्कुल नहीं है। अगली समस्त सीटों पर कब्जा अपना ही होगा। प्रतियोगी विद्यार्थी जितने भी हैं वो ध्यान देंगे। हमारे प्रतियोगी विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड या प्रोफेसर या सेकंड ग्रेड के हैं, उन्हें करना क्या है, देखिए पहले सिंपल नेगेटिव मार्किंग होता था, कुछ नहीं होता था, पेपर बनते थे, बहुत सरल पेपर बनते थे। उस समय कंपटीशन का दौर ज्यादा नहीं था, तो देखिए नेगेटिव भी उस समय नहीं था। अब नेगेटिव भी नहीं था, तो फिर ये दो विद्यार्थी है ए और बी, दोनों ही पढ़ के जाते थे। लेकिन देखिए जो सरल तरीके से पढ़ के जाता था वो असफल रहता था, और थोड़ी हार्ड वर्क करके जाता था वो ही सफल होता था। लेकिन माइंड में दोनों को डर नहीं रहता था, किस बात का, नेगेटिव क्वेश्चन का। अब आपको समझाना क्या है, इसलिए मन से समझना, दिमाग से समझना कि जैसे ये प्रतियोगी विद्यार्थी है कंपटीशन एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग जब जुड़ी, ये रूल्स लागू जब हुआ था, तो आज से ज्यादा हंगामा बरपा था, आंदोलन हुए थे, विद्यार्थी घबरा गए थे कि क्या सही करेंगे क्या गलत करेंगे। तो यही तो कंपटीशन होता है। तो यूपीएससी, आरपीएससी, समस्त स्टेट की पीएससीओ ने नेगेटिव मार्किंग जब लगाई थी तो पूरे देश में हंगामा हुआ था आज से ज्यादा। अब आप ये ए विद्यार्थी और बी विद्यार्थी, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जो सफल होते हैं और जो विफल होते हैं। नेगेटिव मार्किंग को माय डियर फ्रेंड लगभग 98% विद्यार्थियों ने नकार दिया था। 98। कारण, पहले सामान्य रूप से पढ़कर जाते थे और एग्जाम देने चले जाते थे, माइंड में किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, डर नहीं था, भय नहीं था। 98% ने नकार दिया था, लेकिन 2% ने स्वीकार किया। अर्थात स्वीकार का मतलब है जब भी सरकार कोई रूल्स चेंज करती है, अर्थात परिवर्तन जब आता है, तो परिवर्तन को 98% लोग स्वीकार नहीं करते हैं। 2% लोग जो सफल होते हैं वही स्वीकार करते हैं। और मैं अब इस समय बात कर रहा हूं 100% लोगों से, न 2 से कर रहा हूं न 98 से कर रहा हूं। अब ये आपको तय करना है कि आप 98% में सम्मिलित होना चाहोगे या फिर 2 में। क्यों? 2% विद्यार्थी कंपटीशन में सफल होते हैं, 2% विद्यार्थी के अलावा 2% लोग इस दुनिया पर राज करते हैं। अर्थात परिवर्तन को स्वीकार करना ही होता है। तो अब नेगेटिव मार्किंग वाला पार्ट इसलिए समझाना था क्योंकि इस समय जेन जी का जो युग है, इनको तो यही पता नहीं है कि ये नेगेटिव कब शुरू हुआ था। वो हमारे युग में हुआ था, अर्थात आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होती थी, तब ये नेगेटिव था। लेकिन हमसे पहले वाले लोगों के सामने कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो हमने नेगेटिव मार्किंग को स्वीकार किया और फिर हम आरएस टॉप कर गए। अब आप आगे बढ़िए कि 40% वाला नियम है, ये तो लागू हो गया, इसे तो कोई चेंज नहीं कर सकता। इससे पहले जो वीडियो बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए थे कि 20% होना चाहिए, 25% होना चाहिए। 100 प्रश्न जिनमें से 40% अर्थात 40 सवाल सही करने हैं, तो आप अपने मस्तिष्क से इस डर को निकालो कि 40 ही नहीं हो रहे होंगे। अब मैं बता रहा हूं कैसे होंगे, देखना। सबसे पहले तो ये 40% मार्क्स जो है ना, ये किसी भी स्थिति में
किसी भी स्थिति में अपन इनको कैसे सही करेंगे, इसको लाओ दिमाग में। 40% वाला कैसे सही होगा, सही होंगे, कहां से होंगे? पहले तो ये दिमाग लगा लो कि पेपर कहां से आता है, पेपर कौन बनाता है। पेपर कोई तीसरे अंतरिक्ष में रहने वाला व्यक्ति नहीं बनाता, पेपर हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही बनाते हैं। अब आप देखिए क्या करना है। ए जिसे मैं कह रहा हूं सफल, और बी जिसे अपन कह रहे हैं असफल। देखिए 40% मार्क्स जो है, ए वाले जितने भी हैं ये 2% लोग हैं, इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और ये बी असफल हैं, ये 98% है, ये डर गए हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, डर क्या है? इस डर को समझाने के लिए ही ये वीडियो आपको बना रहा हूं। डर क्या है देखिए, जब भी कोई परिवर्तन होता है, नई चीज आती है, तो 98% के दिमाग में डर पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझना कि जब रेल स्टार्ट हुई थी, रेल जब बनी थी, इसका शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। लोग देखने आते थे, 6 महीने तक रेल खड़ी रही, कोई इसमें बैठा ही नहीं। हर व्यक्ति यही सवाल करता था, पहली बार तो ये स्टार्ट नहीं होगी, और यदि स्टार्ट हो गई तो ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ब्रेक नहीं लगेगा, क्योंकि रेल किस पे चल रही थी, लोहे की पटरियों पर। कितने प्रतिशत लोग सोच करके, 98%। आज आप किसकी सवारी पसंद करते हो, रेल की। रेल के बाद आप देखो हवाई जहाज जब चला था, 2 साल तक कोई नहीं बैठा। दिमाग में, लोगों के दिमाग, बनाने वाले के दिमाग में क्या रहता है? 2 साल तक कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ। पहली बात तो लोहा उड़ेगा नहीं, और आकाश में गलती से उड़ भी गया तो नीचे उतरेगा कैसे? नीचे उतरेगा तो गिरेगा, टूटेगा, और हम लोग मर जाएंगे। आज आप हवाई जहाज की और रेल की यात्रा ही सब लोग पसंद करते हो। मैं सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। तीसरा उदाहरण एक और आपको दे रहा हूं, जो प्रैक्टिकल जापान में हुआ। एक मुलजिम जिसे न्यायालय में सजा के तौर पर क्या सुनाया गया, अनेक मुलजिम थे, सबको फांसी की सजा सुनाई गई। अर्थात आप उदाहरण के तौर पर 10 मुलजिम समझिए, 9 को फांसी की सजा और एक को सर्प के जहर से मारना था। 9 जनों को क्या किया, फांसी की सजा हो गई। और 10वां था, उसको किससे मारना था? सर्प से, सांप से। उसके गले में सांप लटका दिया और वो व्यक्ति मर गया। मेडिकल बोर्ड बैठा और मेडिकल बोर्ड ने लिखा कि जहर से ही मरा है। कोर्ट ने इंजीनियरों का अलग से बोर्ड बैठाया, वैज्ञानिक साइंटिस्टों का भी, कि सर्प के बारे में बताओ कि सर्प कौन सा था। सर्प तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जब साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने जब रिपोर्ट पेश की कोर्ट में, तो कहा कि वो सर्प तो रबड़ का था, अर्थात वो सर्प ओरिजिनल नहीं था। वो किसका था? रबड़ का था। तो फिर ये मरा कैसे? ये अभियुक्त मरा कैसे? अभियुक्त के मन और मस्तिष्क में, दिमाग में पूरी तरह से सर्प का जहर आ गया।
ये ओरिजिनल कहानी है, ओरिजिनल कथा है, कोई ये मत सोचना चुटकुले टाइप की बात है। व्यक्ति के दिमाग में सर्प का जहर आ गया और उसके खून में जहर हो गया, जबकि सर्प ओरिजिनल था ही नहीं। तो जो विद्यार्थी डर रहे हैं उनको डर से दूर करना है मुझे, कि आप कतई नहीं डरेंगे। अब आप 2% विद्यार्थी जो हैं, 98% विद्यार्थी जो हैं, मैं बात कर रहा हूं 100% कंपटीशन देने वालों को, और मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका डर क्या है। जो सुन लो, आपका डर क्या है? सबसे बड़ा डर, आपका सबसे बड़ा डर है, जैसे राजनीति विज्ञान का पेपर 60 पेज में आया, ठीक है सर, पहला डर तो यह है कि वापस भी ऐसे ही होगा, इस 3 घंटे में हम हल ही नहीं कर पाते, ये तो बहुत कठिन काम कर दिया आरपीएससी ने। पहला डर तो मस्तिष्क में ये आ गया। दूसरा डर है कि पेपर का स्टैंडर्ड जो था, पेपर का लेवल जो था, वो इतना हाई लेवल था कि किसी भी कोचिंग के नोट्स और गाइडों में से सवाल नहीं मिल रहे हैं। ये दूसरा डर है। अब तीसरा डर क्या बैठ गया कि हम क्या करें, किसी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं या शहर में जाकर कमरा लें या नहीं लें। वो डर हो गया अपने दिमाग में कि 225 विद्यार्थियों का पॉलिटिकल में सिलेक्शन होना था और सफल कितने हुए? 6 विद्यार्थी। तो आगे भी ऐसा ही होने की संभावना है। ये 3 डर है। पहला तो पेपर बहुत बड़ा है, कठिन आएगा। तीसरा, पेपर का लेवल बहुत कठिन था, सॉरी दूसरा, और तीसरा, जब सीट 219 जनों की खाली रही तो फिर आगे की एग्जामों में भी ऐसा ही होगा। ये हमारे विद्यार्थी के दिमाग में डर बैठ गया है। तो ये डर आपको नहीं बैठाना है। डर कैसे दूर करेंगे इस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहले ढंग से समझ लेना कि जो अभियुक्त था उसको सर्प ने काटा नहीं था, सर्प के पास जहर नहीं था, सर्प रबड़ का बना हुआ था। लेकिन जब डर इतना हावी हो गया कि हमारा शरीर स्वयं जहर बना लेता है, तो आप किसी को भी डरना नहीं है। किसी को भी आगे ये जो घटनाएं घटी है अब तक के रिजल्ट की, वो काल्पनिक रिजल्ट और पेपर आप नहीं बनाएंगे, परिणाम नहीं बनाएंगे। तो यहां तक आप और मेरे साथ आ गए। अब सवाल है कि पेपर सेटर कौन था? पेपर सेटर कोई नहीं, आपका दुश्मन नहीं था। आरपीएससी ने अपॉइंटमेंट किया था, वो पेपर सेटर था। लेकिन न आरपीएससी खुश, नहीं सरकार खुश, नहीं पेपर सेटर खुश। क्यों? क्योंकि उनको कितने विद्यार्थी चाहिए थे? 225। और कितने में से? लाखों में से। वैकेंसी जो आ रही है वो 225 या 300 या 400 जो भी आ रही है। लेकिन फॉर्म अप्लाई जो करते हैं तो पहले तो पता नहीं चलता था फॉर्म कितने आए, लेकिन अब तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सब पता चल जाता है कि हिस्ट्री में इतने आए, ज्योग्राफी में इतने आए, पॉलिटी में इतने आए, हिंदी में इतने आए, संस्कृत में इतने आए। हर विषय में आपको पूरा पता चल गया कि मैं जिस सब्जेक्ट में हूं उसमें कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और एक सीट पर कितने विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन है। आपको सब पता है। अब आप ये समझें, जो वैकेंसियां नई आई है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और प्रोफेसर की, क्या सरकार आगे, क्या आरपीएससी आगे खाली रखना चाहेगी पदों को? कभी नहीं। क्योंकि विद्यार्थियों का जो आज हंगामा है
जैन जी का युग है, विद्यार्थी बड़ा हंगामे की तरफ बढ़ सकते हैं, तो सरकार भी चिंतित है कि हमारे विद्यार्थी के साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो। आरपीएससी भी चाहती है कि हम नियम के तहत पेपर भी विद्यार्थियों के अनुसार ही तैयार करें। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पेपर सरल आ गया तब भी कंपटीशन रहेगा, पेपर कठिन आ गया तब भी कंपटीशन रहेगा। तो आइए आप उस बात को लेकर कि पेपर जो सेटर है वो पेपर कहां से बनाता है। तो चलिए आप एक काम करिए, मैं आपका मेंटर हूं, मैं चाहता हूं कि अगली बार आप टॉप रैंक लाए। आप मेरे इस स्टूडियो अर्थात इस क्लास के विद्यार्थी बनिए। इस क्लास के आप विद्यार्थी हैं, अपन इस कमरे में हैं। कितने विद्यार्थी हैं, अपन काल्पनिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, उदाहरण के कि आप 50,000 विद्यार्थी हैं और इसी कॉलोनी में दूर या यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहने वाला जो प्रोफेसर है वो पेपर बना रहा है। आरपीएससी ने इस प्रकार से, देखिए 2 कागज है मेरे हाथ में। आरपीएससी ने क्या किया है, दोनों व्यक्तियों को अर्थात हम 50,000 विद्यार्थियों को भी सिलेबस दिया है और उस पेपर बनाने वाले प्रोफेसर को भी सिलेबस दे दिया है। पेपर बनाने वाला प्रोफेसर पेपर कहां से बनाएगा, इस सिलेबस से बाहर तो बनाएगा नहीं। लेकिन ये पेपर बनाने वाला कौन है, पेपर बनाने वाला विद्यार्थी से 30-40 साल उम्र में बड़ा है, अर्थात अनुभवी है, दक्ष है, कुशल है, विषय का विशेषज्ञ है। कोई थड़ी मार्केट में बैठने वाला नहीं है, कोई गाइड लिखने वाला नहीं है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जिसने बोर्ड की एग्जाम लिखी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमियों की किताबें लिखी है, जिसने टेक्स्ट बुक्स लिखी है, जिसने एनसीईआरटी की बुक्स में अपना सब्जेक्ट लिखा है, जिसने रेफरेंस बुक्स लिखी है, अर्थात वो बड़ा लेखक है। अब उसे आरपीएससी इशारा करती है कि पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए। तो आप ये बताइए, वो पेपर काल्पनिक, दोबारा समझो, मैं और आप सब लोग 50,000 या लाख लोग एक जगह पर हैं और पेपर बनाने वाला किसी विश्वविद्यालय के क्वार्टर में रहकर पेपर बना रहा है उसकी घर की लाइब्रेरी की किताबों से। लेकिन अपन को भी आरपीएससी ने सिलेबस दिया है, उसको भी आरपीएससी ने सिलेबस भेजा, तो सिलेबस में से ही बनाएगा। लेकिन वो कौन है, विषय का विशेषज्ञ है। तो उसके घर में जो किताब है, तो आप ये याद रखो, अपन जितने भी 150 लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो जाएंगे मार्केट में गाइड खरीदने। कहां जाएंगे, गाइड खरीदने। मैं जयपुर से बात कर रहा हूं, राजस्थान के समस्त विद्यार्थी सुन रहे हैं, तो हम जयपुर वाले विद्यार्थी कहां जाएंगे, टोंक फाटेक या चौड़ा रास्ता या कहीं रिद्धि सिद्धि या जगतपुरा, जहां गाइड मिलती है। और पेपर बनाने वाला गाइड में से पेपर नहीं बना के कहां से बना रहा है, टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से या जनरल से, और या उन्होंने कहीं पेपर पढ़े हैं। और पेपर बनाने वाला कोई 3 घंटे में पेपर नहीं बनाता, पेपर बनाने वाला महीना लेता है, 15 दिन लेता है, बल्कि ज्यादा दिन लेता है। तो सरल पेपर तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड बनाना जरूरी होता है। अब आपको नौकरी चाहिए, अब आपको नौकरी चाहिए, तो आप दिमाग लगाओ उस प्रोफेसर के मस्तिष्क के अनुसार कि वो पेपर बना रहा है तो कैसे बनाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, वो पेपर जब बना रहा है टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से और हिंदी ग्रंथ अकादमी या राजस्थान बोर्ड की किताबों से, तो प्रोफेसर के घर में पहुंची काल्पनिक दृष्टि से कि उसके घर में समस्त किताब हैं, लेकिन वो किताब कौन सी है, मार्केट में जो अपन गए थे टोंक फाटक पे या चौड़ा रास्ता या रिद्धि सिद्धि की दुकान पे, जहां अपन ने गाइड खरीदी थी, लेकिन वो पेपर बना रहा है उन किताबों से जो बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी है। अब आप
गाइड के अलावा अपनी कोचिंग जहां करते हो, तो कोचिंग तो वैसे भी अपने अनुसार चलती है। कोचिंग क्या करेगी? इस सिलेबस के अनुसार विद्यार्थी का सिलेबस करा देगी, इस सिलेबस के अनुसार ही आपको नोट्स दे देगी। अब यदि कोई कोचिंग का स्टैंडर्ड हाई लेवल का है और वो आपको उच्च स्तर के नोट्स देना चाहती है, तो वो नोट्स जो होंगे वो गुणात्मक दृष्टि से अच्छे होंगे, लेकिन उनके पेजों की संख्या मोटी होगी। अब विद्यार्थी कहेगा सर इतने मोटे नोट्स थोड़ी पढ़ पाएंगे, इतने ज्यादा थोड़ी पढ़ पाएंगे। तो कोचिंग क्या करती है? पतले नोट्स बनाती है। पतले नोट्स कैसे? कि बहुत सारी सामग्री जो है वो तो छोड़नी पड़ेगी। अब कोई कोचिंग वाला सपने तो ले नहीं सकता कि पेपर बनाने वाला कहां से बनाएगा। सामग्री जो छूट रही है उस सामग्री को नहीं छोड़ना है, तो वो सामग्री कहां है? वो न तो किसी कोचिंग के नोट्स में है, न ही गाइड में है, वो है टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक्स। और आगे अभी और आप बने रहना, बहुत ढंग से मैं बता रहा हूं कि पहली रैंक और टॉप रैंक कैसे आएगी। अब देखिए, आप लोग 40% को लेकर के कितने विद्यार्थी डर गए थे? 98%। 2% डरे नहीं थे, 2% नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरे थे। इनका ही सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन किसका करवाना है? मुझे 100 के 100% विद्यार्थियों में कंपटीशन होना चाहिए सही तरीके से। तो फिर मैंने आपको बताया कि डर क्या है। मैंने आपको रेल का उदाहरण दिया, मैंने हवाई जहाज का उदाहरण दिया, मैंने आपको मुलजिम का उदाहरण दिया कि व्यक्ति जो मुलजिम था उसे फांसी देनी थी, लेकिन जज ने कहा 9 जनों को फांसी दे दो, एक व्यक्ति को सर्प से मार दो। सर्प नहीं था, लेकिन फिर भी व्यक्ति के मन में क्या आ गया? जहर, और उसके खून में जहर बन गया। इसलिए डरना नहीं है। अब आपको मैंने उदाहरण दिया कि पेपर बनाने वाला आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो कौन है? किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है जो विश्वविद्यालय की क्वार्टर में रह रहा है, उसके घर में लाइब्रेरी है। अब ये सब बात आप कैसे समझोगे? भाई हम विश्वविद्यालय में पढ़े, मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूं, एमफिल पीएचडी की है, एमए बीए गोल्ड मेडल प्राप्त किए, टॉपर रहे, तो हम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के पास जाते थे, उनके घरों में विशाल लाइब्रेरियों को देखते थे, ग्रंथों को देखते थे, उन ग्रंथों में से ही वो पेपर बनाते हैं। हम कहां जाते हैं? गाइड की दुकान पर। तो अपने पास या तो नोट्स किसके थे? कोचिंग के थे, या गाइड थी, वही अपनी पढ़ाई थी। आपने किससे मार्गदर्शन लिया? कोचिंग के पढ़ाने वाले टीचर से। तो पेपर कोर्स ने बनाया उस प्रोफेसर ने, और कोचिंग और प्रोफेसर के बीच में तालमेल नहीं खाया, इसलिए अपन ने गड़बड़ी हो गई। अब आप आगे देखो माय डियर फ्रेंड, ये डर खत्म कैसे होगा? अब तक तो मैंने आपको समझाया था। अब ये डर खत्म होगा कि आपको किसी भी स्थिति में एनसीईआरटी अर्थात टेक्स्ट बुक्स जो है वो पढ़नी है। रेफरेंस बुक्स जो है वो आपको पढ़नी है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है वो आपको पढ़नी है, और गाइड जो है वो आपको पढ़नी है, और अच्छी कोचिंग के बेस्ट नोट्स जो है वो भी आपको पढ़ने हैं, और प्रतिदिन का न्यूज पेपर है वो भी आपको पढ़ना है, और प्रति माह जो करंट की किताब निकलती है वो भी आपको पढ़नी है। अब आप कहोगे मुझसे, तुरंत आपके दिमाग में घुस गया कि बीएल सर हमको पीएचडी नहीं करनी, पहले भी ऐसे कहते थे लोग। तो फिर माय डियर फ्रेंड, आरपीएससी के पास कोई चारा नहीं है। आप 40% ला ही नहीं सकते, आपको ये पढ़ना ही होगा। आप जो परीक्षा दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, प्रोफेसर की, आईएएस की, आरएस की, ये सब एग्जाम एक जैसी है।
आईएएस बनने के लिए 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 चांस लेते हैं विद्यार्थी। आपको क्या करना है, डिसीजन आप लो। यदि आप 300 दिन ढंग से पढ़ते हो, 1 साल, तो फिर आप कितनी चीजों को पढ़ लोगे? तो आपका सवाल है, डर खत्म कैसे होगा? जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, रेफरेंस बुक्स पढ़ लोगे, गाइड कर लोगे, नोट्स पढ़ लोगे, तो आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे। अब आपका जो लेवल है वो 40 दुना 80, अर्थात 80% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। आप 80% सवाल करने की स्थिति में आ चुके हो। कुछ सवाल सरल आते हैं, कुछ सवाल घुमा के आते हैं, कुछ कोटेशन आते हैं, लेकिन आपने पढ़ाई किसकी की है? टेक्स्ट बुक्स की, एनसीईआरटी की, रेफरेंस बुक की, अच्छे नोट्सों की। अब आप कौन है यहां पर? 100% विद्यार्थी से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात को स्वीकार करने वाले 2% ही होंगे। और 2% में आपको आना है या फिर 98 में जाना है। बहुत सारे टीचर इन दिनों में वीडियो बना करके विद्यार्थियों को बरगला रहे हैं, तो विद्यार्थियों को खुश कर रहे हैं, आरपीएससी को गाली बक रहे हैं, पेपर का सिस्टम को गाली बक रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आरपीएससी अपना नियम नहीं बदलने वाली है, पेपर का स्टैंडर्ड कमजोर नहीं होने वाला है, तो फिर चेंज किसको होना है? बेवकूफ टीचर जो प्रसिद्धि चाहते हैं, कुछ डॉलर कमाना चाहते हैं, वो विद्यार्थी को बरगला रहे हैं कि आरपीएससी अपना नियम नहीं बदलने वाली है, 40 से 20 नहीं होने वाला है। आप ये बताइए कि आपको नौकरी लगनी है या नहीं लगनी है? आपको नौकरी लगनी है तो आपको यहां मेरी बात कठोर है, लेकिन आना पड़ेगा। आपको 1 साल अच्छी तैयारी करनी है, 4 या 5 महीने किसी कोचिंग में जाकर के बेवकूफों की तरह नहीं करना है कि जब आपने कोचिंगों में देखा होगा कि जब कोई टीचर अपना सिलेबस पूरा कराता फिर वो फेंटा बांधता है, डांस होते हैं। नहीं, चेंज हो जाइए आप अब सब। तो आप आराम से किताब पढ़ो, ये डर को निकालो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 100%। अब आता है सर पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि 2% ने मुझे स्वीकार कर लिया है, 98% तो असमंजस में ही रहेंगे, तो 2% ही आरपीएससी को चाहिए। अब पढ़ना कैसे है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि लास्ट पॉइंट आता है टॉप रैंक। तो सबसे पहले आप आपकी डायरी में या रजिस्टर में लिख लो कि मुझे टॉप रैंक लानी है। अब बीच का ये जो सांचा है, सबसे पहले इन सभी किताबों को खरीदो। तो 2 प्रकार के विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं। एक पुराने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे चुके हैं, जिनके पास बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स भी रखे हैं, गाइड भी रखी है। एक वो विद्यार्थी हैं जो पहली बार एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं। तो जो पुराने विद्यार्थी जो हैं, वो अपने कमरे में से अपने जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी गाइड हैं, उनको या तो जला दें या वहां से हटा दें, अपना कमरा खाली कर दें। बिल्कुल पुरानी सामग्री बिल्कुल हटा दीजिए। और जो टॉप रैंक लाना चाहते हैं वो आज मेरे इस वीडियो को, अर्थात जो सुन रहे हैं, आज की आज ये काम कर दीजिए कि जो पुराने किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं उनको जला डालो। किसी भी स्थिति में कोई गाइड मत रखो, फिर आप बैठ करके आराम से सिलेबस के बारे में सोचो अच्छी तरह से, और फिर नई किताब अर्थात एनसीईआरटी लाओ, टेक्स्ट बुक्स खरीद के लाओ, रेफरेंस बुक्स खरीद के लाओ, ग्रंथ अकादमी की किताब खरीद के लाओ, अपने बोर्ड की किताब छोटी वाली 11वीं और 12वीं की किताब खरीद के लाओ। और बाद में फिर आप कैसे करोगे, सबको किताब को ला करके। अब ये मत बोलना कि सर पैसे खर्च होते हैं,
देख भैया, पैसे कोचिंग में भी खर्च होते हैं, पैसे मकान मालिक को देने में भी खर्च होते हैं, पैसे एप्लीकेशन में ही खर्च होते हैं, लेकिन ये खर्चा करेंगे तभी जाकर के नौकरी लगेगी, तो फिर अपन को पैसा मिलेगा। अब करना क्या है, पढ़ना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले आप जब कोई भी सिलेबस को पढ़ते हो तो रफ वर्क करोगे, अर्थात पूरा सिलेबस आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए। किसी सिलेबस को ऐसे लाल पेन से टिक मत करो, सर ये हो गया ये हो गया, ये नहीं। पूरा सिलेबस पहले याद करो। अब आप किताब खोलो, और किताब खोलने के बाद में जब आप पढ़ाई करते हो तो नोट्स मत बनाओ, पहले क्या करोगे, रफ वर्क करो। अर्थात पढ़ते समय अच्छा रजिस्टर में पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ। और जब पूरे दिन आपने 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई की है, उसके बाद में शाम की उस रफ वर्क को रिवीजन करो। आंख बंद करके सुबह से शाम तक आपने क्या किया है उसका रिवीजन होना चाहिए। तो आपने जो रफ वर्क करी है वो पॉइंटों को देख लो। 3 दिन में आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपका पढ़ाई का जो स्तर है 6 घंटे का 8 घंटे का, वो 12 घंटे जाएगा और 14 घंटे जाएगा। अब आप जैसे ये काम करोगे तो एक बार जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी उसी टॉपिक की, एक टॉपिक की, वहीं आप एनसीईआरटी करो उसी टॉपिक में से। पहले जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ा एक टॉपिक का, उसमें लगे थे आपको 6 घंटा, लेकिन बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ करके उसी टॉपिक को कर रहे हो तो मात्र आधे घंटे में, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पढ़ लिया, एनसीईआरटी में अलग से क्या मिला है वो रजिस्टर में नोट कर लिया। दोबारा तिबारा आपने कोई भी रेफरेंस बुक या गाइड पढ़ी, आपको वो आधी घंटे में टॉपिक पूरा हो जाएगा। दिमाग में सेट है कि मुझे वही सामग्री दिखेगी आपको जो उन जगह पे नहीं थी, दूसरी किताबों में नहीं थी। तो कहां आ गई वो सामग्री, आपके रफ वर्क में। इस प्रकार से जब आपने ये पढ़ाई की तो शुरुआत में आपका रजिस्टर बहुत सारे भर गए, ये रफ वर्क है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो आप पुराने ओल्ड पेपरों को देखो, आपको सब कुछ सवाल वहां दिखाई देंगे, हाँ कि यार ये प्रश्न यहां, ये प्रश्न यहां है। अब आप सभी किताबों को टेबल पर रखने के बाद हस्तलिखित या खुद के हाथ से नोट्स बनाने की कोशिश करो। और जैसे ही आपने नोट्स बनाए तो आप 40% नहीं, आप 80% नहीं, आप 90% सवालों को हल करने की स्थिति में आ चुके हैं। अर्थात आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि किसी भी कोचिंग का या कहीं का भी कोई भी आप टेस्ट सीरीज देते हो या कोई भी गाइड में से सवाल हल करते हो तो आपका 100% सभी सवाल हल होने की स्थिति में आप आ चुके हो। ये पढ़ाई का एक तरीका है। पहले क्या किया, रफ वर्क खूब सारा किया और बाद में फिर नोट्स बनाए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, याद करते नहीं है, किताब खोल लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, अर्थात उसका ज्ञान इतना सीमित हो जाता है कि वो पेपर को हल करने की स्थिति में नहीं रहता है। रफ वर्क क्या करेगी, याद बनाएगी। आपका पूरा याद हो जाना चाहिए टॉपिक, अर्थात आप खुद प्रोफेसर बन जाओ, आपको पेपर देने में मजा आएगा। ये तरीका आपको करना है। अब टॉप रैंक लानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अर्थात आपको अंडर 10 में आना है। तो स्पेशल इसके लिए मैं आपका अगला वीडियो तैयार कर रहा हूं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से याद करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति इतनी ताकतवर कैसे होती है, वो कोई भी सवाल नेगेटिव नहीं करते हैं, और उनकी स्थिति इतनी मजबूत होती है एग्जाम के दिन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि वो टॉप रैंक में आते हैं। आप भी अंडर 10 में आओगे तो अगले वीडियो में आप खुल करके मिलते हैं, टॉप रैंक कैसे प्राप्त होगी। मैं रिवीजन करा रहा हूं वीडियो के माध्यम से।
सबसे पहले बता रहा हूं, अपन ने नेगेटिव मार्किंग पर बात करी थी, तब हंगामा बरपा था। फिर बाद में 40% पे बात की है, जिसका रिजल्ट सबके सामने आ गया। फिर मैंने आपको यह समझा दिया कि सरकार आपकी दुश्मन नहीं है। सरकार को सबसे बड़ी चिंता है स्कूलों में टीचर भेजने की, लेकिन टीचर भेज नहीं पा रही है। विद्यार्थी हंगामा कर रहे हैं, टीचरों की सीट खाली रह गई, तो आरपीएससी भी खुश नहीं है। चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। लेकिन सरकार नियम नहीं बदलेगी, आरपीएससी नियम नहीं बदलेगी, पेपर सेटर जरूर बदलेगा, लेकिन पेपर सेटर दिनेश की जगह रमेश हो जाएगा, वो भी पेपर तो बनाएगा। कंपटीशन तो आपको ही मुकाबला करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको टॉप रैंक कैसे आएगी, और चाहे 2 ही सिलेक्शन हो 100 में से, आपका ही होगा। निश्चित रूप से अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।